करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने धरती का नक्शा ही बदल दिया। आज हम अपने ही अस्तित्व की एक बेहतरीन और लंबी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। कैसे जमीन के अंदर छुपकर बचने वाले छोटे और कमजोर जीव आगे चलकर आधुनिक सभ्यता के निर्माता बन गए। इस शानदार एवोल्यूशनरी सफर यानी ह्यूमन एवोल्यूशन की इस डीप डाइव में हम इस कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को बिल्कुल क्लियर और आसान बनाएंगे। तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। हमारे पूर्वजों को जिन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन्हें हम 5 मेन हिस्सों में समझ सकते हैं। पहले बात करेंगे उस ग्रेट एस्ट्रॉयड रीसेट की, फिर शुरुआती मैमल्स का आना, उसके बाद 2 पैरों पर चलने की शुरुआत, फिर आग और दिमाग का कनेक्शन, और आखिरी में द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। ये बेसिकली हमारे सर्वाइवल का एक पूरा रोड मैप है। तो शुरुआत करते हैं पहले और सबसे क्रिटिकल पॉइंट से, उस वक्त से जब इस धरती पर इंसान नहीं बल्कि विशाल डायनासोर्स राज किया करते थे। 75%, 75%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी तबाही की कहानी है। हुआ कुछ यूं था कि मेक्सिको के पास एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉयड आकर धरती से टकराया। इस टक्कर का असर लिटरली ऐसा था जैसे लाखों न्यूक्लियर बॉम्ब एक साथ फट गए हों। इस विशाल धमाके और उसके बाद आई इम्पैक्ट विंटर, यानी धूल और राख के उन काले बादलों ने सूरज की रोशनी को धरती पर आने से ही रोक दिया। नतीजा, धरती की 75% लाइफ, जिसमें डायनासॉर्स भी शामिल थे, पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन पता है यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? सर्वाइवल ताकत का खेल था ही नहीं, ये अडेप्टेबिलिटी का खेल था। जब बाहर जहरीली राख उड़ रही थी, तब जमीन की गहरी गुफाओं में और मिट्टी के बीच कुछ ऐसे जीव छुपे थे जो कीड़े मकोड़ों से भी छोटे और कमजोर थे। इन चूहों जैसे छोटे जीवों को जिंदा रहने के लिए डायनासोर्स जितनी एनर्जी की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने बस मिट्टी में दबे कीड़ों और जड़ों को खाकर खुद को बचा लिया। ये इस बात का सबक है कि कठिन वक्त में ताकतवर होना जरूरी नहीं, बदलाव के हिसाब से खुद को ढलना जरूरी है। अब जब धूल छनती तो उसके बाद क्या हुआ? यहां से शुरू होता है दूसरा पड़ाव, पैलियोजीन पीरियड की शुरुआत, जब आसमान साफ हुआ और राख के बीच से जिंदगी ने फिर से उभरना शुरू किया। इन शुरुआती मैमल्स के पास जिंदा रहने के लिए कुछ कमाल के फिजिकल फायदे थे, जैसे कि उनका खून गर्म था और उनके शरीर पर नरम फर थे जो उन्हें सर्दी से बचाते थे। उन्हें खाना भी कंपैरेटिवली कम चाहिए था और वो पुराने ठंडे खून वाले रेप्टाइल्स के मुकाबले कहीं ज्यादा फुर्तीले थे। और हाँ, यही वो नन्हे पूर्वज थे जिनकी शाखाओं से आगे चलकर समुंदर की व्हेल्स, आसमान के चमगादड़, दौड़ते घोड़े और यहाँ तक कि हम सब के अर्ली एंसेस्टर्स विकसित हुए। करीब 5.5 करोड़ साल पहले इन अर्ली प्राइमेट्स ने जमीन के खतरों को छोड़कर पेड़ों पर अपनी जगह बनाई। यहाँ पेड़ों पर रहने का उन्हें एक बहुत बड़ा फायदा मिला, बाइनोक्युलर विजन, यानी दोनों आंखों से गहराई और दूरी का बिल्कुल सटीक अंदाजा लगाना। ये डेप्थ परसेप्शन एक ऐसा गिफ्ट था जिसने आगे चलकर हमें शिकार करने और बिल्कुल बारीक औजार बनाने के काबिल बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ। एक बार फिर से मौसम ने अपना रूप बदला और इस बार इन बदलावों ने अर्ली ह्यूमंस को पेड़ों से उतारकर खुले मैदानों में आने पर मजबूर कर दिया। 2 पैरों पर चलने की शुरुआत यहीं से हुई। अब इस मुद्दे पर आते ही एक बहुत मशहूर सवाल दिमाग में आता है, क्या इंसान सीधे बंदरों से विकसित हुए हैं? ये चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशनरी थ्योरी को लेकर शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला मिथ है। तो आइए इस मिथ को हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। देखिए, लोग अक्सर एक सीधा रास्ता यानी लीनियर पाथ इमेजिन करते हैं कि पहले बंदर था, फिर वो थोड़ा झुककर चला और फिर अचानक इंसान बन गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। डार्विन ने अपनी किताब द डिसेंट ऑफ मैन में ब्रांचिंग ट्री का कॉन्सेप्ट दिया था। इसका मतलब है कि इंसान और बंदर एक ही पेड़ की 2 अलग शाखाएं हैं। हमारा एक कॉमन एंसेस्टर था, वहां से एक ब्रांच वानर बनी रही और दूसरी ब्रांच ने अलग रास्ता चुना और इंसान बनने की तरफ कदम बढ़ाया। तो ये टाइम ट्रैवल दिखता कैसा है? करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका में टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने लगीं और घने जंगलों की जगह घास के मैदान बन गए। तब साहिलांथ्रोपस का उदय हुआ, जिसका स्कल बंदर जैसा था, पर वो सीधा खड़ा हो सकता था। फिर 32 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, उसके बाद 24 लाख साल पहले पत्थर के औजार बनाने वाले होमो हैबिलिस और अंत में करीब 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस, यानी हम। इस बारे में एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है लूसी का। 1974 में इथियोपिया के हदार में ये कंकाल मिला था,
लूसी 32 लाख साल पुरानी थी और इसका फॉसिल 40% तक कंप्लीट था। जो सबसे हैरानंगेज बात थी वो ये थी कि लूसी के हिप्स बिल्कुल 2 पैरों पर चलने के लिए बने थे, पर उसके लंबे हाथ और मुड़ी हुई उंगलियां दिखाती थी कि वो अभी भी पेड़ों पर चढ़ती थी। ये एक अल्टीमेट ट्रांजिशनल एविडेंस था। इसने ये साबित कर दिया कि हमारे एंसेस्टर्स ने बड़ा दिमाग डेवलप होने से बहुत पहले ही 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था। 2 पैरों पर आने के बाद की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। चौथी चैप्टर में हम बात करेंगे शुरुआती टेक्नोलॉजी की, जिसने हमारी बायोलॉजी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। औजार बनाना तो शुरू हो गया था, लेकिन एक चीज जो सच में गेम चेंजर साबित हुई वो थी आग। व्रंगम की कुकिंग हाइपोथेसिस इसको बहुत अच्छे से समझाती है। पहले होमो इरेक्टस ने आग को कंट्रोल करना सीखा, फिर आग पर पका हुआ खाना आसानी से पचने लगा, जिससे डाइजेशन में लगने वाली बॉडी की एनर्जी बचने लगी। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इस बची हुई सरप्लस एनर्जी का इस्तेमाल दिमाग को बड़ा करने में हुआ। ब्रेन का साइज लगभग 600 सीसी से बढ़कर सीधे 1300 सीसी तक पहुंच गया। आग सिर्फ गर्मी या रोशनी नहीं थी, ये लिटरली दिमाग के विकास का सबसे बड़ा कैटलिस्ट थी। पर इस बड़े दिमाग के आते ही एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया, जिसे ऑब्स्टेटिकल डिलेमा कहते हैं। सोच कर देखिए, एक तरफ सीधे चलने के लिए हिप्स का नैरो होना जरूरी था और दूसरी तरफ बच्चे का दिमाग और सर बड़ा हो रहा था। इस एवोल्यूशनरी क्लैश ने बर्थ प्रोसेस को बहुत मुश्किल बना दिया। नतीजा ये हुआ कि इंसान के बच्चे बाकी जानवरों के मुकाबले काफी अविकसित और नशीला अवस्था में पैदा होने लगे। जहां एक हिरन का बच्चा पैदा होते ही भागने लगता है, वहीं इंसान का बच्चा सालों तक दूसरों पर डिपेंड रहता है। इस पूरे सिचुएशन का एक बहुत गहरा असर हुआ। इसी शारीरिक कमजोरी ने प्रेम, भाषा और समुदाय यानी कम्युनिटी की नींव रखी। एक अकेली माँ इतने लाचार बच्चे को नहीं पाल सकती थी। इस सर्वाइवल की जरूरत ने पूरे ग्रुप और परिवार को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। इसी म्यूचुअल कोऑपरेशन ने उन सामाजिक ढांचों को जन्म दिया जिन पर आज की पूरी ह्यूमन सोसाइटी टिकी हुई है। और इसी सामाजिक विकास के साथ हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी और सबसे रेवोल्यूशनरी हिस्से पर, द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। ये वो वक्त था जब फोकस सिर्फ शारीरिक विकास से हटकर माइंड पावर पर चला गया। अगर हम लगभग 1 लाख साल पहले की दुनिया को देखें तो वो आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। धरती काफी भरी हुई थी और होमो सेपियंस अकेले इंसान नहीं थे। हमारे साथ साथ नियांडरटॉल्स, डेनिसोवन्स और फ्लोरेस आइलैंड के छोटे हॉबिट्स भी अर्थ के अलग-अलग हिस्सों में रहते थे। ये सारी ह्यूमन स्पीशीज एक ही वक्त पर एग्जिस्ट करती थीं और आज की डीएनए रिसर्च दिखाती है कि नॉन अफ्रीकन पॉपुलेशंस में आज भी नियांडरटॉल्स का डीएनए मौजूद है। इस इंटरब्रीडिंग से एक ऐसी जेनेटिक इम्यूनिटी मिली जिसने उस वक्त के एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में जिंदा रहने में मदद की। लेकिन फिर करीब 50,000 साल पहले एक ऐसी चीज हुई जिसने बाजी पलट दी। एक बड़ी मानसिक कूद, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। ऐसी चीजों के बारे में सोचना और बात करना जो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने गुफाओं पर चित्र बनाए, कल्पना करना सीखा और अपने पूर्वजों से जुड़ने के नए तरीके खोजे। इस लीप ने हमें बाकी सारी प्रजातियों से पूरी तरह अलग कर दिया। और इस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या था? शेयर्ड बिलीफ्स। एक आम जानवर सिर्फ अपने झुंड को जानता है, लेकिन देवताओं, राष्ट्रों और भविष्य जैसी काल्पनिक चीजों पर एक साथ विश्वास करने की इस शक्ति ने हजारों अजनबियों को एकजुट कर दिया। जब हजारों लोग एक ही लक्ष्य पर भरोसा करते हैं तो वो मिलकर ऐसी चीजें बना सकते हैं जो अकेला कोई नहीं बना सकता। मेसोपोटामिया, ग्रीस और हड़प्पा जैसी विशाल सभ्यताएं इसी विश्वास और कोऑपरेशन का नतीजा थीं। तो एशेज से लेकर एब्स्ट्रैक्ट थॉट तक के इस शानदार सफर को देखने के बाद एक बड़ा सवाल जरूर उठता है। जैसा कि आजकल टेक्नोलॉजी तेजी से हमारी बायोलॉजी, हमारे दिमाग का हिस्सा बन रही है, हमारे एवोल्यूशन का अगला कदम आखिर होगा क्या? एक बात तो पक्की है, इंसान सिर्फ हड्डियों का पुतला नहीं बल्कि अडेप्टेबिलिटी का एक मास्टर क्लास है और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस दिलचस्प एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।